मरकज की जानिब से आज कुल जमाती मीटिंग मुनक्किद की गई थी, जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद हुकूमत हिंद के जरिए उठाए जा रहे इक़दामात की जानकारी दी गई। इस अहम मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद से अब तक हुकूमत हिंद की जानिब से काबुल से हिंदुस्तानी शहरियों समेत अफगान शहरियों के इनखला और दीगर इक़दामात से मुतालिक तमाम सियासी जमातों को जानकारी दी। वहीं खारजा सेक्रेटरी हर्ष सिंगला पार्लियामेंट में अफगानिस्तान के बारे में आज मीटिंग में प्रेजेंटेशन दिया। मीटिंग के बाद एस जयशंकर ने कहा, तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को अफगानिस्तान से वतन वापस लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात खराब हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मसले पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। On this matter, we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. So there were concerns. Most of the questions and issues were about evacuation. I shared with them that we have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. We have tried to address many of the other issues, like by instituting an e-visa policy. So the overall sense was that government is very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible, and also saying that in terms of any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. I think some of you know, last 2 days President Putin and Chancellor Merkel spoke to Prime Minister. There will be, I think, some other calls at his level. There are many other foreign minister calls at my level. So there will be a lot of activity on the Afghanistan front. But at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure that we bring back. Wait and watch. एक इसका मतलब है कि अभी दूसरे देश का क्या रुख रहेगा, तालिबान के बारे में उनके क्या विचार रहेंगे, ये सब चीजें बाद में बताए जाएंगे। दूसरा मुद्दा हमने जो कहा था, एक लेडी डिप्लोमेट महिला एमपी जिसको डिपोर्ट किया गया था, तो उन्होंने हो गया कहा ये हो गई गलती, ऐसा आइंदा नहीं होगा, इसका हम देखेंगे। और बाकी जो चीजें स्टूडेंट्स है या दिल्ली में या दूसरे और जगह, उन स्टूडेंट्स का हित भी देखा जाएगा, और जो अफगान सिटीजन्स यहाँ पर है उनके बारे में भी उनका हित देखा जाए। जो हमने 6-7 मुद्दे उठाए थे उनका उन्होंने रिप्लाई दिया है। अब आगे उस पर कितना अमल होता है देखेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में मुल्क के लिए लद्दाख की अहमियत पर रोशनी डाली। साथ ही ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर में हदबंदी का काम मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात का इम्कान जाहिर किया। लोकसभा स्पीकर ने अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल से मुतालिक कहा कि पड़ोसी मुल्क में आई तब्दीली से जम्मू कश्मीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारी फौज हर मुश्किल हालात से मुकाबला कर सकती है। अभी हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के दौरे पे आए हैं। सर, आप लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं, कितना परिवर्तन आप देखते हैं इस रीजन में? लद्दाख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है कि यहाँ पर जिस तरीके से तेजी से बदलाव आ रहा है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी
यहाँ पर विकास भी बढ़ रहा है, लोग आत्मनिर्भर हो, यहाँ स्थानीय उत्पादक वस्तुएं देश विदेश में दे सके, इसलिए एक बाजार भी देने का काम यहाँ पर हो रहा है। इस धरती से हम दुनिया के अंदर शांति का संदेश पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इस लद्दाख को विशेष विकास के पैमाने पर काम करने की सरकार ने कार्य योजना बनाई है। सर, एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि यहाँ आपको बदलाव देखने को मिला, तो क्या जिस तरीके से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया उसका असर देखते हैं जो विकास की राह में अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख आने लगा है? यहाँ बदलाव विकास में भी हुआ है। यहाँ लोकतंत्र और सशक्त मजबूत हो, इसके लिए पंचायत राज तक सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ है। यहाँ पर सबसे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायतों के चुनाव हुए, ब्लॉक के चुनाव हुए, डेवलपमेंट हिल्स काउंसिल के चुनाव हुए, ताकि लोकतंत्र सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। सर, कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव हुए, बहुत सफल तरीके से चुनाव हुए। आप भी, हमने देखा कि लगातार आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कैसे किया जाए उस पर जोर देते रहे। यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार ये कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ चुनाव हो जाने, आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं फिर से कायम हो जाए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सभी दलों के नेताओं की बैठक की थी और उन्होंने सभी दलों के नेताओं से आश्वस्त किया था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। एक व्यापक चर्चा हुई थी, सरकार का मत भी है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो। मुझे लगता है परसिमन आयोग की रिपोर्ट के बाद यहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सर, एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर से सटा हुआ है, बॉर्डर लगता है, कई दूसरे देश का असर सीधे पड़ता है। अभी आपने भी देखा कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का एक तरह से कब्जा हो रहा है, पहले भी हमने देखा कि उस वक्त में किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में थे। आपको लगता है कि फिर से अगर जो स्थितियां बदलती है तो उसका असर देखने को मिल सकता है घाटी में? कैसी भी स्थितियां बदले, भारत का नौजवान, भारत का सैनिक देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और उसके साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम हर देश में लोकतंत्र हो, इसके भी हिमायती हैं। इसलिए किसी भी देश के अंदर कोई भी राजनीतिक उथल पुथल या सत्ता परिवर्तन से भारत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, ले। इसके साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक। न्यूज 18 उर्दू की मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन रंग ला रही है। इस मुहिम को काफी सराहा जा रहा है। एमपी में ही देख लें, कोरोना टीकाकारी महाअभियान के दूसरे दिन यहां वैक्सीन लेने बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन की अहमियत और इफादियत को अच्छी तरह जानते हैं, लेने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर आए इन लोगों से खास बातचीत की हमारे भोपाल नुमाइंदे मेहताब आलम ने। जिंदगी का यकीन वैक्सीन न्यूज 18 उर्दू भी जो है मुहिम चला रहा है। मध्य प्रदेश हुकूमत की बात करें, हुकूमत हिंद की बात करें, तमाम लोग ये चाहते हैं कि वैक्सीन लगाए, जिंदगी को खुशगवार बनाए। भोपाल में जो है मध्य प्रदेश की बात करें, कल से कोरोना वैक्सीन का महाअभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इस वक्त भी जो है कोरोना वैक्सीन की जो है लगाई जा रही है। हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि तमाम लोग आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वैक्सीन को लेकर क्या कहना है। मेरा वैक्सीन को लेकर ये कहना है कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने भी लगवाना है, वो लोग भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसलिए मेरी अपील यही है कि आप लोग सबसे कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन ज़रूरी है, वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं आती। वैक्सीन हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। वैक्सीन हम सब को लिए ज़रूरी है। वैक्सीन लगाएंगे तभी जिंदगी बचेगी।
जी, वैक्सीन लगवाना तो अनिवार्य है और सब जैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक भी कोऑपरेट कर रही है, बाकी नगर निगम जितना है सब कोऑपरेट कर रहे हैं, तो लगवाएं ज़रूर वैक्सीन। कोऑपरेट कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम खंडवा से आए साहब। खंडवा से आए, वैक्सीन लगवा ली? हाँ साहब लगवा ली। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। जी, वैक्सीन जो है कुछ लोग घबरा रहे हैं, आप लोग बाजू जगह जगह मुहिम चला रहे हैं कि अब जो है लोगों में बेदारी, पहले इक्का दुक्का लोग आते थे, अब किस तरह का बदलाव आया? देखिए, पहले क्या था कि लोग डर रहे थे वैक्सीन लगवाने में, लेकिन अब लोगों को में जागरूकता आती जा रही है और उनको यह समझ में आ रहा है कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है और काफ़ी हद तक जागरूकता आ गई है लोग पब्लिक में। यकीनी तौर पर लोगों में जागरूकता आ रही है। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पहले कैंपों में इक्का दुक्का लोग नजर आते थे, अब हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग कैंपों में जो है आ रहे हैं। और हमारे साथ एक बहन भी मौजूद है। आपका नाम? जी, मेरा नाम नजमा शेख है। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ मोतिया पार्क परियोजना से। हमारी CDPO मैडम का नाम है प्रियंका राय दीवान और हमारी सुपरवाइजर हैं श्रीमती सुनंदा गुप्ता। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है। शुरू में लोग बहुत डर रहे थे, घबरा रहे थे इस बात से कि वैक्सीन नहीं लगवाएं, डेथ हो जाएगी इस तरह का, लेकिन हमारी मैडम लोगों ने हमसे कहा कि आप लोग मोटिवेट कीजिए। उन लोगों ने भी हमें बताया कि आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी, अब तो बहुत अच्छा, अब तो लोग खुद आ रहे हैं, एक फ़ोन पर आ रहे हैं, हम लोगों के एक बार कहने पर आ रहे हैं। जैसा जैसा हमारी मैडम लोगों ने हम लोगों को बताया मोटिवेट करने के लिए सब लोगों को, तो हम लोगों ने इस तरह से किया। आपने वैक्सीन लगवाई? जी बिल्कुल लगवाई। वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अब हम जो है वैक्सीन जो है कोरोना को खत्म करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए, जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए जो है कि जिंदगी का यकीन वैक्सीन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन कोरोना के बगैर, वो वैक्सीन के बगैर कोरोना से नहीं बचा जा सकता। पहले जो है आवाम में खौफ और भय था, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह आवाम बेदार हो चुकी है और बढ़ चढ़कर जो है वैक्सीन लगवा रही है और इंशाल्लाह आगे भी और ज़्यादा लगवाई जाएगी। ऐसे में जो है फरहान में जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जी जी, किस चीज़ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है आप लोगों की? बेशक बढ़ती है जिम्मेदारी, क्यों नहीं बढ़ेगी। वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है ना इंसान के लिए, तो इसलिए हम लोग तो सबसे कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सुरक्षित रखेगी वैक्सीन। यकीनी तौर पर वैक्सीन लगाएंगे तो जिंदगी सुरक्षित होगी, जिंदगी महफूज होगी। आप महफूज रहेंगे तो समाज महफूज होगा, समाज महफूज होगा तो आपका स्टेट और आपका मुल्क महफूज होगा। तो आप भी अपने घरों से निकलिए, वैक्सीन को लगाइए। जो है वैक्सीन जो है लगाना ज़रूरी है। अब अगर हम एक बात करें कि जो है ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन को, कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू। राहुल गांधी ने मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। राहुल गांधी ने मुल्क में तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने मॉब लिंचिंग यानी हुजूमी तशद्दुद और नफरत पर मबनी हमलों के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। तारिक अनवर ने इल्जाम लगाया कि इन हमलों के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। उन्होंने कहा कि यूपी में असेंबली इंतखाबात जो के करीब हैं, इसीलिए इस तरह का खेल खेला जा रहा है। मॉब लिंचिंग हो और जिस तरह से राह चलते लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये एक सोची समझी एक साजिश है और वो साजिश सभी लोग समझ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक खेल है कि लोगों के बीच में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत पैदा की जाए और एक जिसको कहते हैं मजहबी जुनून पैदा करने की कोशिश हो रही है और ताकि उसका आने वाला जो इलेक्शन है उसमें उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो हर जब भी इलेक्शन कोई आता है, किसी भी स्टेट का आता है या केंद्र का चुनाव आता है, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगती हैं, इस तरह के वाक़यात बढ़ने लगते हैं। तो वही हो रहा है, क्योंकि अब यूपी का इलेक्शन है तो ये इस तरह के वाक़यात को बढ़ाया जाएगा और लोगों के बीच नफ़रत करके, जिसको हम कहते हैं वोट का जो ध्रुवीकरण, उसको इकट्ठा करने की कोशिश होगी मज़हब के नाम पर लोगों के जज्बात से। और अब बात करेंगे हैदराबाद की वाटर वॉरियर
कल्पना रमेश की। हैदराबाद के कुएं फन तामीर का शानदार तारीखी विरसा है और कल्पना रमेश जैसे वाटर वॉरियर न सिर्फ इन्हें बचा रहे हैं, नई जिंदगी दे रहे हैं, बल्कि इसकी वजह से जमीनी पानी भी रिचार्ज हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो ये तारीखी विरसा सिर्फ कहानियों तक ही महदूद रहता। अब जैसा कि ये कुएं शहरी गंदगी से छुटकारा पा रहे हैं जो कि बरसों से जमा हो रही है, तह दर तह इन्हें शहर के जमीनी पानी को रिचार्ज करने और पानी की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। हमको बचानी है ये जिंदगानी। I'm here today at the Bansilal step well, and you can see water right behind me. There is water that we found in this well. Earlier was a huge garbage dump. Cities were built around traditional water systems to give water to communities. It provided water to communities. It provided a socio-cultural space for people that lived around the wells. Today we've lost this language. If we can restore these step wells and bring back water like these, the groundwater here can improve and the communities around can enjoy this groundwater for a long time and make it sustainable for themselves. We really need to step up, create a lot of awareness and bring communities in for the change, connecting people to water, because urban stories are not really connected with the water stories. While doing well restorations, I realized that these are great collection points for rainwater, and when I saw the success story of 2-3 wells we restored, I started taking it on me to restore the heritage step wells in our city. We have been very dependent on the pipe supply, the tankers, and on bore wells. So I wish to bring back the context. We need to reconnect people to the well. It's not just water and improving groundwater, but it is also showcasing respect to water. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। स्पोर्ट्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देने वाले औरंगाबाद के मायानाज स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अब्दुल रज़ाक को उम्र के आखिरी पड़ाव पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की यौम तासीस के मौके पर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक को ये अवार्ड तफवीज़ किया गया। यूनिवर्सिटी के अजीमुश्शान प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ भी मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ये महफिल खास तौर पर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक के लिए सजी। अब्दुल रज़ाक बुनियादी तौर पर हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। मुलिंद कॉलेज में खिदमत अंजाम दी। मुलाजमत के दौरान ही ग्राउंड बनाने के माहिर कहलाए। रियासत के तमाम स्पोर्ट्स ग्राउंड अब्दुल रज़ाक की गाइडेंस में तामीर हुए। यहाँ तक के मुंबई का वाखड़े स्टेडियम भी रज़ाक भाई ने बनवाया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस बात का बरमला इजहार किया। मोहम्मद अब्दुल रज़ाक जी आहे। यावेळी मी त्यांचं सविस्तर परिचय पत्र बघितलं आणि खरोखर एक प्रेरणादायी त्यांचं काम आहे। आज वयाच्या 80 पेक्षा मला वाटतं 85 वर्षाचे आहेत आणि अनेक वर्ष त्यांनी औरंगाबाद मधल्या फक्त एखाद्या संस्थेचं नाही, अनेक शैक्षणिक संस्थांचे आणि विद्यापीठाचे क्रीडांगण तयार करण्यामध्ये त्यांनी आपलं आयुष्य वाहिलं। रज़ाक साहब ने जिस दिल से सारे मैदान, इस शहर के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मैदान, इस यूनिवर्सिटी के मैदान, और यहाँ तक कि हमने जब उनका बायोडाटा पढ़ा तो उसमें पता चला कि वानखेड़े स्टेडियम का मैदान बनाने में 15 दिन वो बम्बई जाके रहे और वानखेड़े का मैदान बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा अपना हाथ दिया। तो इसलिए वहाँ पर उनका जो रोल है मैदान बनाने का, ये बहुत बड़ा रोल रज़ाक साहब का है। मैं चाहता था कि ये मेरे गुजरने के बाद ये बात आए, मगर ये पहली चाह गई। ऊपर वाले का करम है। ये इनकी मेहनतों का नतीजा, इनकी मेहनतों का नतीजा है ये जो इनको ये अवार्ड मिला। सब हम खानदान के सब लोग खुशी।
मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद के मामले में सीबीआई ने 9 केस दर्ज किए हैं। फिलहाल मगरबी बंगाल में सीबीआई की 4 टीमें जांच में जुट गई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये केस चंद दिन पहले ही सीबीआई के सुपुर्द किया था। बाद में 4 टीमें तश्कील दी गई थी। हर टीम में अलग अलग महकमे के अफसरान शामिल हैं। सीबीआई को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना को बुध की शाम रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 28 साल बेटे तबरेज राना को जायदाद के तनाजे के बाद अपने चचा को मुलव्विस करने के लिए जून में खुद पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। एक मकामी अदालत ने उसे अदालती तहवील में भेज दिया। तबरेज राना पर हमला करने के इल्जाम में 2 शूटर समेत 4 अफराद पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में 4 अफराद की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस तबरेज की तलाश में थी। जब वो लापता हुआ तो पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त दी और उसके खिलाफ वारंट हासिल किया। बुध के रोज एक पुलिस टीम ने तबरेज को लखनऊ से गिरफ्तार किया। शायर मुनव्वर राना ने इसे हुकूमत की जानिब से बदले की कार्रवाई करार दिया। शायर मुनव्वर राना हमारे साथ हैं। मुनव्वर राना के सुपुत्र तबरेज को आज रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। जैसा बताया जा रहा है इसी घर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। मुनव्वर राना हमारे साथ हैं। मुनव्वर साहब, क्या हुआ था घटनाक्रम, आज क्या हुआ है? वही हुआ जो पिछली बार हुआ था कि अचानक 8-10 पुलिस वाले आए आपको दिखाने के लिए। 2 औरतें भी उनके साथ थीं और ऊपर गए। जाहिर सी बात है कि तबरेज घर में है, उनके ऊपर कोई ऐसी धारा भी नहीं लगी हुई थी। 307 लगी थी, वो हाई कोर्ट ने उसको वैकेट कर दिया था। उसको कोई भी नॉन बेलेबल धारा नहीं थी। लेकिन ये तो पुलिस है, ये तो कहीं से कुछ भी निकाल सकती है। ये मेरे पेट से शराब की 2 बोरी निकाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो वो उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि अगर मुजरिम को थाने ले जाके उससे पूछताछ की जाती है, जो भी सलूक किया जाता है उसकी माँ के सामने। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में इतना ही। आदाब। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कोविड से बचाव के लिए प्रिकॉशन के साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो वैक्सीनेशन है। पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन बहुत ज़ोर व शोर से हो रहा है। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू चैनल की जानिब से कोरोना से लड़ने के लिए ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन नाम से मुहिम चलाई जा रही है। हम सब लोग इस मुहिम के साथ हैं और आप तमाम लोगों से यही अपील करते हैं कि ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं और कोरोना को हराने का यही एक वाहिद ज़रिया है।